दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, पार्टी के महामंत्री और मैं अगर कहूं तो कॉलेज के दिनों से ही मैं और वो इकट्ठा रहे हमेशा, मेरे मित्र श्री विजय गोयल जी, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता मित्रों, सर्वप्रथम विजेंद्र जी को और उनके माध्यम से आप सबको, पदाधिकारियों को, जिला मंडल अध्यक्षों को, पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि एक व्यवस्था के रूप में इस प्रकार की मासिक बैठक हर महीने करते हैं। इतनी बड़ी बैठक में सभी मंडलों से कार्यकर्ता आए, संगठन के विषयों को लेकर यहां पर चर्चा करें, दिल्ली के नागरिकों की समस्या के ऊपर प्रस्ताव पारित करें, नेताओं का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो और दिल्ली के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ किसी न किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी या नेतागण को यहां बुलाकर किसी राजनीतिक विषय के ऊपर भी विचार सुनने का प्रयास करें। ये एक बार या दो बार करना सरल है, लेकिन इसको व्यवस्था का अंग बना लेना इतना सरल नहीं होता। और दिल्ली प्रदेश ने पिछले कई महीनों से इसको एक व्यवस्था का अंग बनाया है और मैं स्वयं विजेंद्र जी का आभारी हूं कि मुझे कई बार जो उस वक्त के राजनीतिक विषय होते हैं उन पे बोलने का आपके सामने अवसर मिलता है। मित्रों, अगर एकमात्र संकट जो सबसे बड़ा कहें, कई बार हम चर्चा करते हैं कि कोई आतंकवाद की घटना हो जाए तो आतंक का संकट है, भ्रष्टाचार का है, अर्थव्यवस्था का है। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा संकट जिस दौर से ये देश गुजर रहा है वो सरकार के अंदर नेतृत्व का संकट पैदा हो चुका है। और आज देश के आम नागरिक को यह लगने लग पड़ा है कि सरकार जो देश को दिशा देती है, सरकार जिसमें ताकत होती है नीति निर्माण करने की, निर्णय लेने की, फैसले करने की और उसको घोषणा करना और उसको लागू करना, आज वो राजनीतिक नेतृत्व इस सरकार में नहीं रहा। और मैं बार बार ये कहता हूं कि यूपीए 1 के दौरान हम लोग मानते थे कि सरकार के बाहर पार्टी का नेतृत्व बहुत बड़ा हो जाए और सरकार का नेतृत्व तुलना में छोटा हो, जिसको हम लोग कहते थे कि सरकार के बाहर सत्ता के अन्य केंद्र बन जाए तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन यूपीए 2 के दौरान यह बार बार देखने को मिला कि पार्टी और सरकार का नेतृत्व है वो केवल अलग अलग नहीं है, वैचारिक दृष्टि से भी उसमें मेल कम होता जा रहा है। और शायद यही कारण है कि कई विषयों को लेकर सरकार निर्णय नहीं कर पाती और कई ऐसे आम जनजीवन के साथ संबंधित विषय हैं जिसको लेकर देश कठिनाई में है। आप पूरे विश्व भर के पत्र पत्रिकाएं पढ़ लो तो आपको पता चलेगा कि विश्व की दृष्टि से अपने देश के बारे में जो चिंतन है वो कैसे बिगड़ रहा है।
लगता था कि भारत निवेश करने का एक बहुत बड़ा आकर्षक केंद्र बन चुका है, लेकिन पिछले 2-3 वर्ष में यह लगने लग पड़ा है कि भारत के अंदर, बाहर से तो कोई छोड़िए, जो अपने देश का भीतरी उद्योग भी है, उसको आज लगने लग पड़ा है कि देश के बाहर अपनी पूंजी ले जाओ और बाहर जाके अन्य देशों में करो तो उसमें लाभ ज्यादा होगा। जब यह परिस्थिति किसी देश के लिए पैदा होती है तो स्वाभाविक है कि उस देश की आर्थिक गतिविधि कमजोर हो जाती है। आर्थिक गतिविधि कमजोर होती है, फैक्ट्री कारखाने कम लगते हैं, उद्योग कम बनते हैं, व्यवसाय कम होता है, मंदी के दौर में देश चला जाता है, रोजगार नहीं उठता, लोगों की जेब में पैसा कम हो जाता है, सरकार की जेब में राजस्व कम हो जाता है, निर्माण और विकास के काम करने के लिए सरकारी खजाने के ऊपर कोष कम हो जाता है, और सरकार निर्णय न ले और अर्थव्यवस्था के संबंध में निर्णय न ले तो सबसे पहला ये एक दौर हम पिछले 1-1.5 साल से इस देश के अंदर देख रहे हैं। जो उत्साह था इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, वो लगभग टूटता चला जा रहा है। दूसरा आप परिस्थिति देखिए तो देश के अंदर जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार था, और सरकार का प्रयास यह था कि किसी प्रकार से इसके का निवारण करने के लिए कोई मजबूत व्यवस्था अपने देश में ना बन पाए। मैं केवल कुछ मिनटों में जिक्र करूंगा जो आपने आज का विषय रखा है, क्योंकि उससे भी महत्वपूर्ण विषय पिछले कुछ दिनों सप्ताहों में उभर कर सामने आए हैं। पिछले 1 वर्ष का यह संघर्ष कि इस देश के अंदर मजबूत लोकपाल बने, ये क्या संघर्ष था? जब संसद के अंदर यह बनकर कानून आया, आपको पहले कभी यह चिंता नहीं थी सरकार को कि प्रतिपक्ष से इसकी बात की जाए। आपको यह लगता था कि किसी प्रकार से, और मैं ये मानता हूं जो लोकसभा में हुआ एक दृष्टि से राज्यसभा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। आपके पास 2 ऐसे राजनीतिक दल थे जिनको जब चाहिए आप अपने हिसाब से नियंत्रित कर लेते थे, और उन दोनों को आपने कहा कि लोकसभा में से आप बाहर चले जाइए ताकि आंकड़ा सरकार के पक्ष में हो जाए। अगर आप पिछले कुछ वर्षों का इतिहास और राजनीति देखिए तो जब वामपंथी दलों ने न्यूक्लियर डील के ऊपर सन 2008 में समर्थन वापस लिया था, तो एकाएक मुलायम सिंह जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने सरकार को समर्थन दे दिया। वामपंथियों के उस वक्त लगभग 60-65 लोग थे। केवल मुलायम सिंह जी के लोग साथ आ जाए उससे काम नहीं चलता था। कैश फॉर वोट में 19 सांसद ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट बदला, और समाजवादी पार्टी का नियंत्रण करने के पीछे जो मूल कारण यह था कि कांग्रेस की सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर लेती थी और आमदनी से अधिक संपत्ति उनके पास है, उनके खिलाफ जांच चल रही है सीबीआई की। उस जांच में जब मुलायम सिंह जी ने अपना रवैया बदला तो सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना एफिडेविट बदल लिया। बहुमत संसद में तय होता था, लेकिन उसकी प्रक्रिया तय होती थी सुप्रीम कोर्ट में, जो सीबीआई अपना एफिडेविट हलफनामा बदलकर करती थी। 2010 में फरवरी मार्च के महीने में लोकसभा में सुषमा जी ने कट मोशन दिया बजट पे। इस बार समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम विरोध करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, पर इस बार बहुमत जन समाज पार्टी को
सरकार के पक्ष में ले लिया और पक्ष में लेते वक्त वही कारण उनके साथ किया कि सीबीआई का दुरुपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया जो बहन मायावती जी के खिलाफ केस है इसके ऊपर सीबीआई एक बार पुनः विचार कर लेगी। इस प्रकार से दुरुपयोग होता था और इस प्रकार से सरकार बहुमत बनाकर जीतती थी। लोकपाल के विवाद में इसलिए यह कहना कि सीबीआई को सरकार के चंगुल से मुक्त करो, सीबीआई को एक स्वायत्त संस्था बनाओ और उसको अगर कोई निर्देश लेने हैं तो सरकार से ना ले, लोकपाल से ले। लोकपाल की नियुक्ति का प्रक्रिया निष्पक्ष करो। लोकपाल के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसको हटाने की प्रक्रिया सरकार से मुक्त करो। और इसके साथ एक तीसरा विषय भी आ गया था और तीसरा विषय यह था कि लोकायुक्त बनाना राज्यों का विषय है। राज्य लोकायुक्त बनाएं। सरकार केंद्र की संविधान में एक प्रावधान है, उसके तहत एक मॉडल लेजिस्लेशन बना दे, जो राज्य उसको स्वीकार कर ले, कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करना चाहे तो उनके पास अधिकार हो। लोकायुक्त बनाने के नाम पर आपको यह अधिकार नहीं मिला था कि इस देश के संघीय ढांचे का आप गला घोट दें। सरकार ने वो भी प्रयास किया और मुझे खुशी है इस बात की, लगभग सभी विपक्षी दल, और इसमें एक भी अपवाद नहीं था, राज्यसभा में इकट्ठे हो गए इन तीनों विषयों के ऊपर। और सरकार का एक साथी तृणमूल कांग्रेस संघीय ढांचे का उल्लंघन हो रहा है इस विषय को लेकर वो भी इकट्ठा हो गए। ये जो तर्क दिया जाता है कि आपने 187 संशोधन दे दिए, संशोधन केवल इन 3 विषयों पे थे और इन 3 विषयों पे जो संशोधन है उसमें 8-10 प्रावधान है जो बदलने की जरूरत थी। कहीं 2 शब्द बदलने हैं, कहीं एक वाक्य बदलना है। और अगर 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सांसद एक ही संशोधन देते हैं और उसमें 12 क्लॉजेस बदलनी है तो वो 120 संशोधन हो गए। यह विषय गणित का नहीं था, यह विषय था कि केवल 3 मूल परिवर्तन करने थे। और इतिहास ऐसे बहुत कम अवसर देता है जिसमें संसद के अंदर विपक्ष का बहुमत हो जाए और सरकार अल्पमत में हो जाए। और एक ऐसा अवसर इतिहास ने हम लोगों को दिया था और इसलिए एक स्वाभाविक संसदीय प्रक्रिया है कि विपक्ष उसको पारित करे संशोधनों के साथ। और उसमें कोई गलत बात नहीं है। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो पोटा के कानून जब हम लोग लाए थे तो लोकसभा में पारित हो गया था, राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो गिर गया था। उसके गिरने से सरकार नहीं जाती, एक ज्वाइंट सेशन हो गया, ज्वाइंट सेशन में हमारा बहुमत था, ज्वाइंट सेशन में वो पास हो गया। सरकार अगर संशोधन के साथ भी पारित हो जाता तो सरकार उस पर विचार कर सकती थी, स्वीकार करना है नहीं करना। पुनः विचार करना है तो लोकसभा में ले जाती, पुनः विचार नहीं करना था तो ज्वाइंट सेशन में ले जाती। यह तो एक स्वाभाविक संसदीय प्रक्रिया है। लेकिन इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ